ओपनिंग सीन में एक आदमी को पुलिस का मेडल दिया जा रहा है। उसका नाम पीटर है। कार में जाते समय ड्राइवर पीटर से पूछता है कि उन्हें मेडल क्यों दिया गया। इस पर पीटर जवाब देता है, ये मेडल मेरे लिए नहीं है। इसके बाद हीरो का इंट्रो सीन शुरू होता है। हीरो सोकर उठता है, ड्रिंक करता है, स्मोक करता है और टीवी ऑन करके न्यूज़ देखता है। न्यूज़ में बताया जा रहा है कि एक ही घर में 2 लोगों की हत्या हुई है। ये सुनते ही हीरो के पास एक कॉल आता है। कॉल करने वाला पुलिस डिपार्टमेंट का सीनियर ऑफिसर है, जो हीरो से तुरंत वहां आने को कहता है। अगले सीन में हीरो एक घर पर पहुंचता है। बाहर काफी भीड़ है। हीरो अंदर जाता है और सीधे सीनियर ऑफिसर से मिलता है। उस घर में पिछली रात हत्या हुई थी और डेड बॉडी अभी भी घर के अंदर है। सीनियर ऑफिसर कहता है, जाकर देखो, और हीरो अपना काम शुरू करता है। हीरो पहले ही रिटायर हो चुका है, लेकिन सीनियर ऑफिसर के कहने पर वह इस केस में मदद कर रहा है। हीरो सीधे घर के अंदर नहीं जाता, बल्कि पहले पूरे घर का मुआयना करता है। वह देखता है कि कुछ ऑफिसर्स एक बल्ब हाथ में लिए खड़े हैं। हीरो अनुमान लगाता है कि कातिल ने इस बल्ब को होल्डर से निकाला होगा। फिर वह बल्ब के होल्डर और आसपास की जगहों का निरीक्षण करता है और घर के पहले फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़ता है। ऊपर जाने का दरवाजा लॉक्ड है। नीचे फर्श पर पड़ा एक कागज उठाने के बाद वह वापस नीचे उतरकर हॉल में पहुंचता है। वहां पहली डेड बॉडी है, जिसके पास काफी खून पड़ा हुआ है और लगता है कि कातिल ने खून को कुत्ते से बचाने के लिए हल्दी और मिर्च बिखेर दी है। हॉल का मुआयना करने के बाद हीरो अगले कमरे में जाता है, जहां दूसरी डेड बॉडी पड़ी है। किचन में दूध की एक पतीली और कुछ खाली बियर की बोतलें भी पड़ी हैं। बाहर आकर हीरो सीनियर ऑफिसर को बताता है, कातिल एक युवा और फिट इंसान होगा, जिसे इस घर के लोगों ने पहले से जान पहचान से अंदर बुलाया होगा। वह निश्चित रूप से कोई परिचित ही था। सीनियर ऑफिसर का एक अन्य सहयोगी कहता है कि हो सकता है कातिल अनजान हो और उसने सिर्फ दरवाजा खटखटाया हो, इसलिए उसे अंदर आने दिया गया हो। इस पर हीरो कहता है, अगर वह अनजान होता तो उसे पहले ही गेट पर रोक लिया गया होता। वह ये भी जोड़ता है कि हत्यारे को यहाँ चाय भी परोसी गई होगी। इसके बाद सीनियर ऑफिसर अपने साथियों को कहता है कि वे घर में जाकर फॉर्मल जांच शुरू करें और हीरो से पूछता है, अब आगे क्या करना है। पास के घर के लोग सलाह देते हैं कि हीरो को पड़ोसियों और मृतक के रिश्तेदारों से पूछताछ करनी चाहिए, तो सब लोग हीरो के पास आते हैं। इस घर में मारे गए लोग एक बुजुर्ग पति पत्नी थे। उनके 2 बेटियां थीं, दोनों की शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी थे, लेकिन वे उनके साथ नहीं रहते थे। पास के घर में एक महिला और उसका बेटा रहता है। पिछली रात वह महिला टीवी पर सीरियल देख रही थी और उसका बेटा फिल्म देखने गया था। हीरो उस लड़के को एक कागज देकर सबके फोन नंबर लिखने को कहता है। इस बीच सीनियर ऑफिसर को एक कॉल आता है और वह वहां से चला जाता है। हीरो उस जगह के चौकीदार से पूछता है कि कोई शराब पीता है क्या। चौकीदार बताता है कि वह खुद पीता है। इस पर हीरो कहता है, चलो शराब पीते हैं, और पास के घर के लड़के को भी बुलाता है। लड़का फोन नंबरों की लिस्ट बनाकर हीरो को दे देता है। हीरो वह कागज एक पुलिस अधिकारी को देता है और कहता है, देखो कि रात में ये सारे नंबर किस टॉवर के आसपास थे। फिर वह उस लड़के से एक गिलास लाने को कहता है। लड़का गिलास लाने को तैयार हो जाता है। इसके बाद हीरो कहता है, अच्छा, साथ में एक कोल्ड ड्रिंक भी ले आना, और लड़का बाइक लेकर निकलता है। जब वह वापस आता है तो हीरो उसके घर के बाहर खड़ा मिलता है और कहता है, चलो अंदर चलते हैं। अंदर जाने पर सीनियर ऑफिसर और अन्य पुलिस वाले पहले से वहां होते हैं। उन्हें देखकर लड़का घबराता है। हीरो सीनियर ऑफिसर से कहता है, ये वही है सर जो कातिल है। लड़का इसे नकारता है। हीरो लड़के से पूछता है कि क्या वह उसके लिए गिलास ला सकता है। असल में हीरो गिलास को पीने के लिए नहीं, बल्कि उस पर लड़के के फिंगरप्रिंट लेने के लिए मंगवाता है। हीरो को पता चलता है कि कातिल ने अपराध स्थल पर जो बल्ब हटाया था, उस पर लड़के के फिंगरप्रिंट हैं और वे पूरी तरह से मेल खाते हैं। इसके अलावा अपराध के दौरान फाड़े गए कागज का एक टुकड़ा भी पास के घर के कैलेंडर से फाड़ा हुआ पाया गया है। जिस हथियार आरुवल से हत्या की गई, उसे भी लड़के के घर से बरामद किया गया। हीरो बताता है कि कातिल ने इसे छुपाने के लिए कैलेंडर का एक पन्ना फाड़कर इस्तेमाल किया। केस लगभग खत्म हो गया है। हीरो सीनियर ऑफिसर से कहता है कि वह अब निकल रहा है। जैसे ही वह बाहर जाता है, बाकी पुलिस वाले लड़के को पकड़कर पुलिसिया तरीके से पूछताछ करना शुरू करते हैं। सीनियर ऑफिसर हीरो के पीछे आता है और पूछता है, तुमने कैसे जाना कि यही कातिल है। अब हीरो अपनी पूरी प्रक्रिया समझाता है। उसने बताया कि कातिल ऊपर की मंजिल पर गया था, जहां उसने बल्ब को निकाल दिया था। ये तरीका वही अपनाते हैं जो पहली बार चोरी या हत्या के लिए आते हैं। इसके बाद उसने दरवाजा खोलने के लिए आरुवल का इस्तेमाल किया और एक खास तरीके से दरवाजे के कोने में रखकर खोला। चूंकि उसे दरवाजा खोलना नहीं आता था, उसने दोबारा कोशिश की और नीचे उतर आया। हीरो को शक था कि पास के घर का लड़का ही कातिल हो सकता है,
क्योंकि वह घर के सदस्यों का परिचित था और उसे घर के लोग अपने पास बैठा भी चुके थे। घटना की रात उसने बताया था कि वह फिल्म देखने गया था, लेकिन साइबर डिपार्टमेंट ने ट्रेस कर बताया कि रात 9:30 बजे तक वह इस इलाके में ही था। इसके बाद फिंगरप्रिंट, हत्या का हथियार और सबूत सब कुछ मेल खा गया, जिससे हीरो ने पुलिस के सामने उसे कातिल घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम से पहले ही हीरो केस को सुलझा देता है। यह उसकी स्किल का एक बेहतरीन नमूना था। इसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ बाहर चला जाता है। अगले कुछ सीन में हीरो का फ्लैशबैक दिखाया जाएगा। इसे संक्षेप में बताकर हम मुख्य केस पर आएंगे। दिन में हीरो अपने दोस्तों के साथ खुश है, लेकिन रात को घर में अपनी पत्नी के साथ। एक दिन हीरो के एक दोस्त उसके घर आता है और बताता है कि स्टेला का एक्सीडेंट हो गया है। स्टेला हीरो की पूर्व पत्नी होती है। ये सुनते ही हीरो तुरंत अस्पताल पहुंचता है, जहां स्टेला का दूसरा पति पीटर भी मौजूद होता है। पीटर से पता चलता है कि स्टेला गंभीर हालत में है। फिर डॉक्टर आकर बताते हैं कि स्टेला अब खतरे से बाहर है, लेकिन उसकी हालत स्थिर रखने के लिए सर्जरी करनी होगी। हीरो थोड़ा शांत हो जाता है। इसके बाद एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब हीरो अपनी वर्तमान पत्नी के साथ खुश था, तब स्टेला ने एक बच्चे को जन्म दिया था और उस समय हीरो ने कितने प्यार से स्टेला का ख्याल रखा था। फ्लैशबैक खत्म होता है और डॉक्टर बताते हैं कि स्टेला की सर्जरी असफल रही और उसकी जान बचाना मुश्किल है। पीटर और हीरो स्टेला के अंगदान के लिए सहमति दे देते हैं। हीरो गहरे दुख में डूबा होता है। उसके दोस्त स्टेला के जाने का दुख महसूस करते हैं और पूछते हैं कि आखिर उसने स्टेला से तलाक क्यों लिया। इसके बाद हीरो एक और फ्लैशबैक बताता है। हीरो अपनी पढ़ाई पूरी करके पुलिस ट्रेनिंग का इंतजार कर रहा होता है। उस समय उसने अपने गांव की एक लड़की से प्यार किया था, लेकिन उस लड़की के पिता ने हीरो को बेकार और बेरोजगार कहकर अपनी बेटी से शादी नहीं करने दी। इसके बाद हीरो का पिता उसे पुलिस ट्रेनिंग के लिए भेज देता है। वह सोचता है कि ट्रेनिंग के बाद लौटकर उस लड़की से शादी करेगा, पर वापस आने से पहले ही लड़की के पिता उसकी शादी कहीं और करा देते हैं। इस पहले प्यार में नाकाम होने के बाद हीरो स्टेला से शादी कर लेता है और उसके साथ खुशी से जीवन बिताने लगता है। एक दिन किसी महिला की मौत की शिकायत मिलने पर हीरो अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंचता है। वहां जाकर देखता है कि वो महिला वही लड़की है जिससे उसने कभी प्यार किया था। वह कई दिनों से मरी पड़ी थी और उसका शरीर खराब होने लगा था। अपने पहले प्यार को इस हालत में देखकर हीरो बहुत टूट जाता है और काम नहीं कर पाता। उस रात जब स्टेला उसके पास आती है तो हीरो को अपने पहले प्यार की लाश याद आ जाती है, जिससे वह स्टेला के पास नहीं जाता। ये बात वह स्टेला को नहीं बता पाता और इसी वजह से दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। स्टेला को लगता है कि हीरो का किसी और के साथ अफेयर है और इसी गलतफहमी में वह हीरो को छोड़कर चली जाती है। इसके बाद हीरो ने अकेले रहकर अपना जीवन बिताया। 4 साल पहले उसका बेटा एक एक्सीडेंट में चल बसा और तब से वह अकेला रह रहा है। अब स्टेला भी उस पर दया महसूस करती है। एक दिन हीरो अपने दोस्त की कार में जा रहा होता है, तभी वे उस जगह से गुजरते हैं जहां स्टेला का एक्सीडेंट हुआ था। उसी समय दोस्त को एक जरूरी कॉल आता है और वे कार को एक और खड़ी कर देते हैं। हीरो उस जगह को देखता है जहां एक्सीडेंट हुआ था। इसके बाद सभी पुलिस स्टेशन जाते हैं। हीरो के दोस्त भी पुलिस वाले हैं और उस स्टेशन पर किसी काम के सिलसिले में आए हुए थे। हीरो बस उनके साथ आया था। स्टेशन के बाहर स्टेला की स्कूटी खड़ी देखकर हीरो स्टेशन के इंस्पेक्टर से स्टेला की रिपोर्ट लेकर पढ़ता है। इसके बाद वह रिपोर्ट की एक कॉपी लेकर फिर से उस एक्सीडेंट वाली जगह पर जाता है। हीरो पुलिस रिपोर्ट में दिए गए विवरण के आधार पर स्टेला की बाइक की सटीक स्थिति जांचता है। वहां कुछ पत्थर पड़े होते हैं, जिससे वह गिरकर सिर में चोट खा चुकी होती है। हीरो ये सब देख रहा होता है, तभी पास में चाय की दुकान पर बैठा आदमी उसके पास आता है। हीरो उससे पूछता है कि स्टेला किस पोजीशन में गिरकर बेहोश हुई थी। वह बताता है कि स्टेला पेट के बल गिरी थी। हीरो फिर स्टेशन के अफसर से एक्सीडेंट के फोटो मांगता है और उन्हें भी देखता है। इसके बाद वह अपने दोस्तों से कहता है कि स्टेला की मौत एक्सीडेंट से नहीं, बल्कि यह एक मर्डर है। अब कहानी में एक्सीडेंट का फ्लैशबैक दिखाते हैं। स्टेला अपनी स्कूटी पर चाय की दुकान के पास से गुजर रही थी, तभी पीछे से एक जीप ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी और वह गिर गई। जीप रुकी नहीं और वहां खड़ा चाय वाला आवाज सुनकर बाहर आता है। तभी एक काली कार वहां आती है और स्टेला की मदद करने के बहाने लोग उसे कार में उठाकर ले जाते हैं। फ्लैशबैक समाप्त होता है। हीरो चाय वाले से पूछताछ करता है। वह बताता है कि जीप में 2 लोग थे, जिनमें से वह केवल ड्राइवर के बगल वाले आदमी का चेहरा देख पाया था, क्योंकि वही पीछे मुड़कर देख रहा था। कार में स्टेला को लेकर गए लोगों को उसने इस इलाके में पहले कभी नहीं देखा। कार में बैठी एक महिला ने स्टेला को अपनी गोद में रखकर किसी को फोन भी किया था। हीरो चाय वाले से कहता है कि वह उस कार के नंबर की जांच करवाएगा और कहता है कि यह नंबर फर्जी हो सकता है। स्टेशन का अफसर कहता है कि यह एक ट्रक का नंबर है। हीरो कहता है कि उसे मोबाइल डंपिंग डेटा चाहिए और किसी आर्टिस्ट को भी साथ लाना होगा।
हीरो अपने दोस्तों से मिलता है जो हैरान होते हैं। हीरो उन्हें बताता है कि जीप वाले लोगों ने जानबूझकर स्टेला को टक्कर मारी, लेकिन उनका इरादा उसे मारने का नहीं था, क्योंकि अगर वे सच में मर्डर करना चाहते तो स्टेला को बड़े वाहन से कुचलकर मार डालते। यह एक्सीडेंट के रूप में पेश करने के लिए किया गया था ताकि पुलिस इसे मामूली दुर्घटना मानकर मामला बंद कर दे। हीरो फोटो में स्टेला की बाइक देखता है जो सड़क पर सही स्थिति में दिख रही होती है। एक्सीडेंट के तुरंत बाद स्टेला सड़क पर ही गिरी थी और सबसे पहले उसका हाथ चोटिल हुआ था, जिससे उसका बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया था। फिर वह लुढ़ककर पत्थरों से टकराई थी, जिससे सिर पर चोट लगी थी। उसके सिर पर जो चोटें थीं वह गिरने से हुई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत की वजह उसकी पीठ पर लगी चोटें थीं। जीप का ड्राइवर पीछे मुड़कर नहीं देखता, लेकिन साथ बैठा व्यक्ति मुड़कर देखता है। आमतौर पर दुर्घटना में ड्राइवर ही पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन यहाँ यह असामान्य था, जिससे ये स्पष्ट होता है कि पास वाले व्यक्ति ने जानबूझकर ठीक से चोट की पुष्टि की थी। हीरो कहता है कि स्टेला इस एक्सीडेंट में नहीं मरी, बल्कि उसे कार में ले गए लोगों ने उसके साथ कुछ किया। उसे उन पर संदेह इसलिए हुआ क्योंकि चाय वाले ने बताया था कि कार में बैठे लोग बहुत ही सभ्य कपड़ों में थे। इतने सभ्य लोग स्टेला को गोद में उठाकर कैसे ले जा सकते हैं? अगर वे सच में अच्छे लोग होते तो अस्पताल में उसे भर्ती करने के बाद उसके रिश्तेदारों के आने तक इंतजार करते, अस्पताल में अपना पता छोड़ते, और जो कार उन्होंने इस्तेमाल की वह भी फर्जी नंबर वाली नहीं होती। हीरो को पूरा यकीन है कि स्टेला की हत्या हुई है। वह कहता है कि अब उसे पीटर के घर जाना होगा। अगले दृश्य में हीरो पीटर के घर जाता है और कहता है कि वह स्टेला के कमरे और उसके मोबाइल को देखना चाहता है। स्टेला के बैग में साधारण महिलाओं की चीजें, कुछ दवाएं और हीरो की एक पुरानी पासपोर्ट साइज फोटो मिलती है। उसके मोबाइल में हीरो के शक करने लायक कुछ नहीं होता। इसके बाद वह वहां से निकलता है। पीटर हीरो से कुछ पूछता है, लेकिन हीरो कुछ कहे बिना वहां से निकल जाता है। स्टेला के अंग दान किए गए थे और हीरो उन लोगों से मिलना चाहता है जिन्हें ये अंग मिले हैं। अब एक्सीडेंट की जगह पर पुलिस विभाग के लोग मौजूद हैं। एक आर्टिस्ट चाय वाले द्वारा बताए गए विवरणों के आधार पर स्केच बना रहा है और दूसरा व्यक्ति मोबाइल डंपिंग कर रहा है। मोबाइल डंपिंग कैसे की जा रही है? एक्सीडेंट वाली जगह के आसपास वे विभिन्न कंपनियों के सिम कार्ड के जरिए कार से कॉल करते हैं। ये पता लगाया जाता है कि कॉल किस टॉवर से होकर गई थी और फिर उस टॉवर के जरिए एक्सीडेंट के समय किए गए सभी कॉलों की सूची प्राप्त की जाती है। सभी कंपनियों से मिले इन नंबरों को फिल्टर करके कॉल करने वाले की पहचान की जाती है। ये प्रक्रिया एक्सीडेंट शहर के बाहर हुआ हो तो आसान होती है, पर शहर के अंदर थोड़ी मुश्किल होती है। इसी दौरान आर्टिस्ट का स्केच भी पूरा हो जाता है। हीरो भी वहां आता है और पूछताछ करता है कि स्टेला को अस्पताल ले जाने वाली कार किस मॉडल की थी। उसे बताया जाता है कि वह काले रंग की फोर्ड आइकॉन थी। नंबर फर्जी होने के कारण कार का पता लगाना मुश्किल होता है, लेकिन हीरो के पास इसके लिए एक और आइडिया होता है। वह एक कार चोर को फोन करता है और उससे पूछता है कि इस मॉडल की कारें किसने चुराई हैं और कब स्क्रैप में दी गई हैं। उस रात हीरो अपने दोस्तों के साथ घर पर होता है। उसका एक दोस्त अंगदान के बारे में बताता है कि स्टेला के अंग 4 अलग अलग युवाओं को दिए गए हैं, जिनका स्टेला के मर्डर से कोई संबंध नहीं है। फिर वह व्यक्ति जिसने मोबाइल डंपिंग की थी बताता है कि स्टेला को कार में ले जाने वालों का नंबर ट्रेस कर लिया गया है। इस नंबर से की गई कॉल किसी दूसरे राज्य के नंबर पर गई थी और केवल 30 सेकंड तक बात हुई थी। इसके बाद फोन बंद कर दिया गया। इसी नंबर से एक्सीडेंट के समय ही एक और कॉल की गई थी और उसके बाद फोन फिर से बंद कर दिया गया। इस नंबर से केवल 2 कॉल की गई थी और कोई अन्य कॉल नहीं की गई। लेकिन इस सिम कार्ड का इस्तेमाल करने वाले मोबाइल में पहले भी दूसरे सिम कार्ड्स का इस्तेमाल हो चुका है। इमी नंबर के जरिए ये पुष्टि हो गई है कि यह वही मोबाइल है जो इस्तेमाल हो रहा था। इसका मतलब है कि कार में मौजूद महिला लगातार सिम कार्ड बदलती रही है और हर सिम से केवल 2 कॉल ही किए गए हैं, बाकी समय फोन बंद रखा गया था। पहले इस्तेमाल किए गए सिम कार्ड को उसने दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं किया। उसने जिन नंबरों पर कॉल की वह अन्य राज्यों के हैं और उनमें भी यही पैटर्न देखा गया है। जब ये लोग बात कर रहे होते हैं, पीटर वहां आता है और स्टेला की पुरानी चेन और रिंग हीरो को देता है। वह बताता है कि स्टेशन से फोन आया था कि एक्सीडेंट वाली कार का पता नहीं लग पाया है, इसलिए दूसरी कार दिखाकर केस बंद कर दे ताकि इंश्योरेंस क्लेम किया जा सके। पीटर हीरो से कहता है कि वह इसी बात पर चर्चा करने आया है। यही बात हीरो ने अपने दोस्तों को पहले भी बताई थी कि उससे पहले से पता था कि पुलिस इस मामले को एक्सीडेंट बताकर बंद कर देगी और इसी कारण स्टेला की हत्या को एक्सीडेंट के रूप में दिखाया गया था। उस रात हीरो स्टेला के एक्सीडेंट की खबर अखबार में देखता है। एक और अखबार वहीं पड़ा होता है जिसमें हीरो की पत्नी के एक्सीडेंट में मरने की खबर होती है। अगले दिन वह उन सभी लोगों से मिलने का फैसला करता है जिनको उसकी पत्नी के अंग ट्रांसप्लांट किए गए थे। इसमें एक महिला रेणुका भी होती है जिसे हीरो की पत्नी का दिल ट्रांसप्लांट किया गया था।
रेणुका की मां बताती है कि ट्रांसप्लांट के बाद भी रेणुका को डॉक्टर देखते रहते हैं। हीरो पैसे देकर एक डॉक्टर से मिलने का सुझाव देता है, लेकिन तुरंत फिर कहता है कि उसकी फीस वह खुद दे देगा और वहां से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। स्टेला की प्रार्थना सभा का आयोजन होता है, जिसमें पीटर, हीरो और उनके सभी दोस्त मिलकर प्रार्थना कर रहे होते हैं। इसी दौरान हीरो को एक कॉल आता है, जिसके बाद वह उदास हो जाता है। उसके दोस्त पूछते हैं कि क्या हुआ, तो हीरो बताता है कि रेणुका अब नहीं रही। एक दोस्त पूछता है कि रेणुका के घर चले क्या, लेकिन हीरो मना कर देता है और कहता है, शक्ति, मुझे मत रोको। मेरे पास कुछ जरूरी काम है, मुझे अकेले ही जाना होगा, और अपने दोस्तों को प्रार्थना में रहने के लिए कहता है। हीरो के दोस्तों को लगा था कि वह किसी बड़ी योजना के लिए जा रहा है, लेकिन वह सीधे अपने घर जाता है। वह एक ब्लेड उठाकर अपनी कलाई काट लेता है और कुर्सी पर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त वहां पहुंचते हैं, लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि हीरो आत्महत्या की कोशिश करेगा। वे तुरंत उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहां हीरो की जान बच जाती है। चर्च के फादर हीरो को डांटते हैं और कहते हैं कि अब उसे रोज चर्च आना होगा। पीटर और हीरो के बाकी दोस्त भी उसकी देखभाल करने लगते हैं, जिससे हीरो खुश हो जाता है। कुछ दिनों बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिलती है और उसके दोस्त उसे घर वापस लेकर आते हैं। ऐसा लगता है जैसे आत्महत्या की कोशिश के बाद हीरो को जीवन का एक नया दृष्टिकोण मिल गया है। वह कहता है कि अब उसे शराब नहीं चाहिए। वह भगवान की तस्वीर के सामने दीपक जलाता है, चर्च जाने लगता है और सुबह उठकर एक्सरसाइज भी करने लगता है। एक दिन मोबाइल डंपिंग करने वाले व्यक्ति हीरो को कॉल करता है और बताता है कि स्टेला को लेकर जाने वाली महिला ने फिर से अपना मोबाइल ऑन किया है और उसमें नया सिम कार्ड डाला है। अगर उस नंबर से कॉल किया गया तो स्थान को ट्रेस किया जा सकता है। अगले दृश्य में एक कार शेड दिखाई जाती है। हीरो को उस कार चोर का पता होता है जिसने फोर्ड कार चुराई थी। वह उस शेड में कार देखने आता है। कार बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसे स्टेला को ले जाने वाली कार थी, लेकिन नंबर वही नहीं था जो चाय वाले ने देखा था। कार वही है कि नहीं, ये पक्का करने के लिए हीरो एक टेस्ट करता है। वह बेंजीन केमिकल को टिश्यू पेपर पर डालकर सीट को छूता है। टिश्यू पेपर का नीला रंग बदलने पर वह जगह पर खून के धब्बे होने का संकेत मिलता है। खून के धब्बे देखकर हीरो सुनिश्चित कर लेता है कि यही वही कार है। इसके बाद हीरो शेड मालिक से पूछता है कि यह कार यहाँ कौन लाया था। शेड मालिक कहता है कि उसे जानकारी नहीं है। फिर हीरो उस ड्राइवर की स्केच दिखाता है जो जीप में स्टेला को ले गया था। शेड मालिक उसे पहचान लेता है, जिससे हीरो का शक और पक्का हो जाता है। शेड मालिक एक लेटर दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि कार को स्क्रैप में देने का आदेश है। हीरो उस पते को लेकर कार मालिक के घर पहुंचता है। कार के मालिक ने कार की मरम्मत की बात बताई और कहा कि उसने कागजात में सही तरीके से हस्ताक्षर लेकर 2 लोगों को कार बेच दी थी। स्टेला के हत्यारों ने उसे बड़ी चालाकी से खरीद लिया था। हीरो समझ जाता है कि हत्यारों ने सब कुछ सोच समझकर किया है। फिर हीरो मोबाइल डंपिंग करने वाले व्यक्ति को कॉल करके कहता है कि वह उस नंबर की कॉल ट्रेस करे जिस पर किलर ग्रुप ने कार मालिक से संपर्क किया था। कॉल ट्रेस करने के बाद हीरो अपने दोस्तों को एक जगह पर बुलाता है। जब सभी इंतजार कर रहे होते हैं, हीरो आता है और बताता है कि उसने किलर ग्रुप की लोकेशन पता कर ली है। ये भी साफ होता है कि जब भी ये किलर ग्रुप नया सिम कार्ड इस्तेमाल करता है, उस दिन कोई ना कोई हादसा होता है। हीरो कहता है कि उसने इस बार के एड्रेस का पता लगा लिया है और अगले दिन इसे एसपी के पास सबूत के साथ लेकर जाएगा। उसके दोस्त कहते हैं कि बिना ठोस सबूत कुछ नहीं हो सकता। उसी वक्त हीरो को एक कॉल आता है। कॉलर बताता है कि कार चोर उस पते पर गया था और वहां एक ब्लैक एम्बेसडर कार देखी थी। हीरो अपने दोस्तों को वहीं रुकने को कहता है और घर जाकर अपने गन को तैयार करता है। मोबाइल डंपिंग करने वाला व्यक्ति भी उसके घर आता है और उसे कैमरे देता है। हीरो उसे 2 फाइलें सौंपता है, एक वकील के लिए और एक एसपी के लिए, जिन्हें अगले दिन 9 बजे तक पहुंचाने को कहता है। रात को हीरो किलर ग्रुप की एम्बेसडर कार में कैमरे फिट करवा देता है, क्योंकि उसे यकीन है कि स्टेला की मौत सिर्फ एक्सीडेंट नहीं थी बल्कि कार में ले जाने वालों ने कुछ और किया था। कैमरे सेट करने के बाद वह बाहर निकलता है। हीरो अपनी गन एक दोस्त को सौंपता है और कहता है कि सभी रात में वहीं रहें, और फिर घर लौट जाता है। अगले दिन सुबह हीरो जागते ही अपने दोस्त को कॉल करता है और पूछता है कि क्या हुआ। दोस्त बताता है कि अभी तक कोई बाहर नहीं आया है। हीरो चर्च जाने का कहकर निकलता है और घर से बाहर निकलते समय दरवाजे के पास कुछ हलचल देखता है। हीरो अपनी स्कूटर लेकर निकलता है। उसी समय किलर ग्रुप भी अपनी कार लेकर जा रहे होते हैं। हीरो का दोस्त उसे कॉल करता है, लेकिन हीरो चर्च में होने के कारण कॉल नहीं उठा पाता। दोस्तों को शक होता है और वे किलर ग्रुप का पीछा करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उनकी कार पंचर हो जाती है। हीरो स्कूटर पर जा रहा होता है, तभी वह एक जीप देखता है जो एक्सीडेंट के वक्त इस्तेमाल की गई थी। वह स्कूटर चलाते हुए जीप को अपने पीछे देखता है, लेकिन कुछ नहीं करता।
अचानक जीप स्कूटर को टक्कर मार देती है और हीरो गिर जाता है। जीप में बैठे व्यक्ति उसे पलटकर देखता है और पक्का कर लेता है कि हीरो को गंभीर चोट लगी है। उसी समय किलर ग्रुप की एम्बेसडर कार वहां आकर रुकती है। लोग हीरो को उठाकर अस्पताल ले जाते हैं और उसे ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है। इसके बाद सीन कट होता है और अगला दृश्य कोर्ट का है। कोर्ट में एक वकील जज को एक डायरी सौंपता है जिसमें स्टेला के केस की पूरी जानकारी होती है। डायरी में लिखा होता है कि हीरो ने कैसे स्टेला के केस की जांच शुरू की और उसमें क्या क्या पता चला। अब हीरो की असली योजना और उसने जो सबूत इकट्ठे किए हैं वे सामने आते हैं। हीरो को संदेह हुआ था कि स्टेला की मौत एक सोची समझी साजिश थी। संयोग से उसी अस्पताल में उसकी बेटी की भी मृत्यु हुई थी और उसे भी स्टेला की तरह सजीव प्रत्यारोपण के लिए मान्यता दी गई थी। इसी कारण हीरो को अपनी बेटी की मृत्यु पर भी शक हुआ और उसने उन लोगों से मिलने का निर्णय लिया जिनके लिए उसकी बेटी के अंगों का उपयोग किया गया था। जब हीरो अपने दोस्त रेणुका से मिलता है तो पता चलता है कि उसे हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ था, लेकिन उसकी हार्ट की समस्या अभी भी बनी हुई है। इससे हीरो को शक होता है कि उसकी बेटी का हार्ट रेणुका को नहीं लगाया गया है। फिर वह मोबाइल डंपिंग करने वाले को बुलाकर हॉस्पिटल के नेटवर्क को हैक करने के लिए कहता है ताकि पता चल सके कि रेणुका के एडमिट होने के वक्त और कौन एडमिट हुआ था। खोज के दौरान पता चलता है कि उस समय एक विदेशी महिला भी उसी अस्पताल में भर्ती थी। अस्पताल के रिकॉर्ड में उसकी प्रक्रिया सामान्य बताई गई थी, लेकिन रेणुका के नाम से दी गई दवाएं उसी विदेशी महिला के लिए इस्तेमाल की गई थी। इस तरह हीरो को पता चलता है कि उसकी बेटी का हार्ट रेणुका को नहीं बल्कि उस विदेशी महिला को लगाया गया था। अस्पताल के लोग क्यों रेणुका के नाम पर यह सब कर रहे थे, इसका कारण केरल में चल रहे मृत संजीवनी नाम के एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट लिस्ट में छिपा था। इस लिस्ट के अनुसार अंगों को वरिष्ठता के आधार पर वितरित किया जाना था। हीरो की बेटी की मृत्यु के समय वरिष्ठता के अनुसार रेणुका को हार्ट मिलना चाहिए था, लेकिन अस्पताल के लोगों ने नियम तोड़कर यह हार्ट उस विदेशी महिला को दे दिया था। हीरो के पास इन सब के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे, इसलिए उसने एक चाल चली। वो मृत संजीवनी लिस्ट में एक ऐसे मरीज को खोजता है जिसे दिल की जरूरत थी और जिसका ब्लड ग्रुप हीरो जैसा ऐप था। किलर ग्रुप को पकड़ने के बजाय हीरो अस्पताल में काम करने वालों का गुनाह सामने लाने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। चूंकि अस्पताल वालों को हीरो का ब्लड ग्रुप पता था, इसलिए उसने उन्हें ये सोचने दिया कि वह एक और सुसाइड प्रयास कर रहा है। हीरो का फुल मेडिकल चेकअप किया गया और वह उसी दिनचर्या का पालन करता रहा जिससे किलर ग्रुप के लोग उस पर नजर रख सकें। उसने नियमित रूप से ड्रिंक किया, चच गया ताकि उन्हें शक न हो। हीरो को पहले ही पता चल गया था कि किलर ग्रुप ने एक नया सिम कार्ड एक्टिवेट किया है और उस पर निगरानी रखी हुई है, इसलिए उसने डायरी और मोबाइल डंपिंग करने वाले व्यक्ति को वकील को सौंप दिया था। जब मोबाइल डंपिंग वाला आदमी हीरो के घर आया तो वह अपने साथ 2 कैमरे लाया। एक कैमरा किलर ग्रुप की कार में और दूसरा हीरो की स्कूटर में लगाया गया। इस सब के पीछे हीरो की योजना थी कि उसके दोस्तों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने उनकी कार के टायर में एक कील लगा दी थी ताकि उनका टायर पंचर हो जाए और वे किलर ग्रुप का पीछा न कर पाएं। हीरो को पता चल गया था कि किलर ग्रुप उस पर नजर रख रहा है, इसलिए उसने अपने स्कूटर में कैमरा लगवा लिया था। जीप चालक को बिना ये पता चले कि स्कूटर में कैमरा है वह उसे टक्कर मार देता है और हीरो घायल होकर गिर जाता है। कार में कैमरा होने की जानकारी के बिना किलर ग्रुप की महिला सदस्य हीरो के सिर पर भारी वस्तु से हमला करती है। हालांकि वह उसे इतनी गंभीर चोट नहीं पहुंचाती कि हीरो की मौत हो जाए, लेकिन जोर से हमला करती है। हीरो ने पहले ही सुबह 9 बजे एसपी के पास एक पत्र भेजने का आदेश दिया था। ऑपरेशन शुरू होने के बाद पत्र में उसने लिखा था कि मेरा दिल सही जगह नहीं जा रहा है, ये किसी विदेशी को जा सकता है। इस अस्पताल आकर इसकी पुष्टि करें और अस्पताल के खिलाफ केस दर्ज करें। हीरो की मौत के बाद एसपी उसके निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं और उसकी जांच पूरी तरह सफल हो जाती है। इसके बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के सभी नियम सख्ती से लागू कर दिए जाते हैं। किसी भी ट्रांसप्लांट से पहले वीडियो रिकॉर्डिंग, डीएनए टेस्ट और अन्य सभी प्रकार की पुष्टि की जाती है। वरिष्ठता के आधार पर ही अंग आवंटित किए जाते हैं। विदेशी को अवैध रूप से अंग बेचने वाले डॉक्टरों और किलर ग्रुप के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अंत में हीरो की पत्नी और बेटी को कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। कहानी के अंत में ये पता चलता है कि हीरो का सबसे अच्छा दोस्त पीटर उसे मिलने वाला मेडल प्राप्त करता है जो शुरुआती दृश्य में दिखाई गया था। इसी के साथ कहानी का अंत होता है।